हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के पाठ 12 लखनवी अंदाज के बारे में पढ़ेंगे। उसके गद्यांश की व्याख्या समझेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए देखते हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं वो यशपाल जी हैं। आइए उनका परिचय जानते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। यानी कि जो स्टार्टिंग वाली शिक्षा थी, जो स्टार्टिंग जो बेसिक शिक्षा होती है उनकी, उन्होंने कांगड़ा में की थी और बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया था। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। यानी कि कॉलेज के दौरान उनका जो संबंध हुआ था भगत सिंह से और सुखदेव से हुआ था। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए, क्योंकि भगत सिंह और सुखदेव से जब वो मिले थे तो उनके अंदर भी जो क्रांतिकारी भावनाएं थी वो पैदा हुई और जिसके कारण वो जेल भी गए थे। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। यानी आम आदमी क्या सोचता है, क्या करता है, उसके बारे में उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थ मतलब जो सच है, जो सामने है, उनको ही वो अपने रचनाओं में ढालते थे। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, बादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी की मार्मिक दस्तावेज है। यानी कि झूठा सच जो उपन्यास लिखा था, तो जो भारत का बंटवारा हुआ था उसके बारे में उनका वर्णन है, मार्मिक तरह से दिया हुआ है। अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यानी कि वो जो रियलिटी है वही डालते हैं और उससे भाषा क्या लगती है, सजीव उठती है, यानी कि जीवंत लगती है। उस पाठ परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि इस पाठ में उन्होंने क्या क्या बताया है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती। यानी कि ये लेखक कहना चाह रहा है कि कोई भी कैरेक्टर हमारे पास ना हो, कोई भी फीलिंग ना हो, तो उसके द्वारा ही हम कहानी नहीं लिख सकते। परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। सामंती मतलब कि जो बड़ा वर्ग होता है, जिसको हम पैसे वाले लोग कह सकते हैं, नवाबी वर्ग कह सकते हैं, उस पर कटाक्ष करते हैं, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। यानी कि दिखावे की शैली को जीते हैं। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यानी लेखक कहना चाह रहा है कि आज के समय भी ऐसी जो जातियां हैं, ऐसे जो लोग हैं जो बनावटी शैली को अपनाते हैं, दिखावापन करते हैं, वो लोग अभी भी शामिल है इस समाज में। मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफसिल मतलब कि एक जगह को बोलते हैं कि जो हमारे स्थानीय जो जगह होती है वहां की जो पैसेंजर ट्रेन थी चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। यानी कि उसको ट्रेन को जल्दी थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। यानी कि टिकट ज्यादा लगती है। आराम से जाने के लिए सेकंड क्लास की जो टिकट होती है वो महंगी होती है। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की के प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यानी यहाँ लेखक की बात हो रही है। लेखक भीड़ से बचना चाहता था और एकांत में नई कहानी लिखना चाहता था। उसको लगा कि मैं खिड़की के साथ बैठूंगा और जो प्राकृतिक दृश्य है उसको देखकर मैं नई कहानी लिख पाऊंगा, इसलिए उसने सेकंड क्लास का जो टिकट है वो लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। यानी लेखक को लगा कि सेकंड क्लास का जो छोटा सा डिब्बा है वो खाली है, वो दौड़कर उस डिब्बे में चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब खाली नहीं था। यानी इसको अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। यानी लखनऊ के कोई नवाब थे जिन्होंने सफेद कपड़े डाले हुए थे। वो बड़े आराम से पालथी मारकर आप सीट पर बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया।
यानी कि लेखक को लगा कि वो बड़े ध्यान से अपने खीरों को देख रहा था, बड़े आराम से बैठा हुआ था, लेकिन जब जैसे ही लेखक उस डिब्बे में गया, तो उस सामने जो सफेदपोश व्यक्ति था, उसको विघ्न का अनुभव हुआ। यानी कि उसको लगा कि मैं बड़े आराम से बैठा हूँ, बड़ी चिंता में अपने आप से सोच रहा था वो। लेकिन जब उसके लेखक के आते देखकर उनके जो सोच था उसमें विघ्न उनको लेखक को साफ-साफ दिखाई दे रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि जो सफेदपोश व्यक्ति है, उसका जो चिंतन है उसमें विघ्न पड़ गया है। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। यानी लेखक को ये लगा कि शायद ये भी कहानी कोई सोच रहे होंगे, या खीरे जैसी अपर्दार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। यानी कि इसमें वर्णन किया गया है कि लेखक जैसे ही सेकंड क्लास की जो डिब्बा था उसमें आया, तो वहां पे एक व्यक्ति को देखकर, जो बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, उसको देखकर वो भी ध्यान सोचने लगे कि शायद ये व्यक्ति भी मेरी तरह से कोई कहानी सोचने के लिए आया होगा, या फिर खीरे जैसी अपरदार्थ जो वस्तु वस्तु थी उसका उसको खाने के लिए और खाते हुए संकोच हो रहा होगा, इसलिए वो ऐसा बैठा हुआ है। तो हमने जो ये पहरा पढ़ा, हमने इस गद्यांश पढ़ा, इसमें तो कुछ प्रश्न हम देखते हैं कि जो लेखक है उसने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि जो लेखक है वो क्या करना चाहता था, एक तो भीड़ से बचना चाहता था, और एकांत में नई कहानी लिखना चाहता था, और क्या करना चाहता था कि वह प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए कहानी सोचना चाहता था, इसलिए उसने सेकंड क्लास का जो टिकट है वो लिया था। लेखक ने जिस अनुमान के साथ ये टिकट खरीदा था, तो उसको ऐसा क्यों लगा कि ये मेरे लिए गलत हुआ? क्योंकि जैसे ही जो लेखक है डिब्बे में गया, तो वहां पर पहले से ही कोई सफेदपोश व्यक्ति बैठा हुआ था, जो बड़े आराम से बैठा हुआ था, और लेखक के जाते ही उसको बड़ी विघ्न का अनुभव हुआ। उसे लगा कि हाँ, मेरी शांति में भंग डालने के लिए आया है। आगे जैसे हमने देखा कि डिब्बे में जो सज्जन बैठे हुए थे, लेखक के आने पर उसने क्या प्रकृति की प्रतिक्रिया दी, क्या रिएक्शन दिया था। तो जब लेखक डिब्बे में गए, तो जो सामने वाले व्यक्ति थे, तो उसके चेहरे पर असंतोष का भाव दिखाई दिया लेखक को, और परेशानी का भाव दिखाई दिया। उसको ऐसा लगा कि उसकी जो अकेलेपन है, उसकी जो शांति है, उसमें उसका विघ्न पड़ गया हो। ऐसा उसको लेखक को महसूस हुआ था। आगे पढ़ते हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी कि उसको कंपनी देने के लिए कोई एनर्जी उसमें नहीं आई, उसको कोई लगा नहीं कि मैं उसको कंपनी दूं। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठ के आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। यानी कि लेखक कहता है कि जब उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया, तो मैंने भी उनकी तरफ ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि लेखक कहता है कि मेरे पास भी आत्मसम्मान विद्यमान है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। खाली बैठे मतलब कि बिल्कुल कोई काम ना करना, यानी कि खाली बैठना, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक अपनी बात कह रहा है कि जब लेखक खाली होता है, तो कोई ना कोई कल्पना करता रहता है, उसकी जो आदत है ये। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। यानी कि लेखक जो है खाली बैठकर, जो सामने नवाब साहब थे, उसकी जो असुविधा हुई थी, उसको उसका संकोच हुआ था, तो उसका अनुमान करने लगे, यानी कि उसके बारे में सोचने लगे कि उसको क्या क्या महसूस हो रहा होगा, वो क्यों ऐसे सफर कर रहे हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। यानी कि अब लेखक सोच रहा है कि नवाब साहब अकेले यात्रा करना चाह रहे होंगे, तभी उन्होंने यहाँ पे पैसे बचाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा हो। अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। यानी कि जब उनके आंखों में झिझक दिखाई दी थी, तो लेखक सोचने लगा कि शायद उनको महसूस हुआ है कि कोई सामने से जो मझले दर्ज का मतलब जो मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है, उसे ना देखकर उसे छोटा ना समझे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खरीदे होंगे। फिर अनुमान लगा रहा है कि शायद वो अकेले सफर कर रहे हैं, तो उसका वक्त नहीं कट रहा होगा, तो वक्त काटने के लिए उसने खीरे खरीद लिए होंगे। और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। तो अब वो ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि खीरे उन्होंने अपने वक्त काटने के लिए खरीदे होंगे, लेकिन सामने लेखक के रूप में जो सामने व्यक्ति बैठा है, तो उसके सामने वो खीरा खाने में संकोच महसूस कर रहे होंगे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी कि तिरछी आंखों से नवाब साहब को वो देख रहे थे, चोरी छुपे वो देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, यानी कि वो अनदेखा कर रहे थे लेखक को, और बाहर खिड़की की तरफ देख रहे थे। ओ नवाब साहब ने सहसा में संबोधन किया, लेखक को बुला के कह रहे हैं, ओ आदाब अर्ज, आदा यानी कि वो अपनी उसे नमस्कार कर रहे हैं। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। तो लेखक से खीरा खाने के लिए पूछ रहे हैं कि आप क्या खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा।
यानी कि पहले तो वो लेखक को देखकर अपना आंखें उन्होंने फेर ली थी। अब लेकिन अब वो एकदम से उसको बुला रहे हैं, तो लेखक को ये सब अच्छा नहीं लगा कि उसके जो चेहरे पे भाव आए थे, एक बार उनका जो व्यवहार में चेंज आए थे, उसको अच्छा नहीं लिया। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेर लाना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। यानी कि लेखक को पता लग गया कि ये भी हमें दिखावापन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि आप अकेले खाइए। तो इसका कुछ प्रश्न देखते हैं कि हमने यह पढ़ा है कि लेखक है नवाब साहब के बारे में क्या क्या कल्पनाएं करते हैं। तो हमने ये देखा कि लेखक के आने से जो नवाब साहब को असुविधा हो रही है, लेखक ये सोच रहा है कि मेरे आने से उसको असुविधा हो रही है। नवाब साहब के ने किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। वे नहीं चाहते कि वो सेकंड क्लास में कोई उनको यात्रा करते देखे, कोई मध्यम वर्गीय वर्ग का जो व्यक्ति है उसको यात्रा करते देखे। और जो नवाब साहब थे वो वे साधारण से इंसान के सामने खीरा खाना पसंद नहीं कर रहे होंगे। तभी उन्होंने क्या है, वो जो लेखक है वो ये चीजें सोच रहे हैं, वो कल्पनाएं कर रहे हैं, क्योंकि वो लेखक है, वो कल्पना करना उनकी आदत है, इसलिए वो ये सब सोच रहे हैं। आगे है, नवाब साहब ने लेखक के साथ कैसा व्यवहार किया था और उनके बारे में परिवर्तन कैसे हुआ अचानक से। तो नवाब साहब ने लेखक के साथ उनको अनदेखा सा कर दिया, यानी उनके सामने देखा नहीं, का एक तरह से उपेक्षा उनकी की थी। तो उन्होंने लेखक से बात पहले नहीं की, लेकिन अचानक से ही नवाब साहब ने सामने से खीरों को उनको खाने के लिए उनको बुलाया कि आप ये खीरा खाएंगे। तो लेखक को ये जो परिवर्तन था उसको अच्छा नहीं लगा। लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने क्यों कर दिया था ऐसा कि मैं मना कर दिया, क्योंकि जो लेखक है वो कहते हैं कि मैं आत्मसम्मान के कारण मैं भी आंखें फेर रहा था, यानी कि हमें पता लगता है कि वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे। और नवाब साहब के जो व्यवहार उन्होंने किया था नवाब साहब ने, तो उससे उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनका जो आत्मसम्मान है वो आहत हुआ था। इसलिए उन्होंने नवाब साहब से खीरा खाने के लिए मना कर दिया था। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। यानी कि पहले एक बार उन्होंने बाहर देखा, क्योंकि लेखक ने मना कर दिया था खाने से। उसके बाद उन्होंने नवाब साहब ने बाहर देखा, उसके बाद अपने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया और जो तौलिया रखा था उन्होंने झाड़कर उसको बिछा दिया था। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। यानी खीरों को धोकर फिर उन्होंने तौलिए से उन खीरों को पोंछ दिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे। यानी कि खीरों को काटने का एक ढंग बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। उनसे उन्हें गोद कर झाग निकाला। जैसे कि खीरे को हम काटते हैं कि पहले काट कर ऊपर से उससे झाग निकालते हैं, वैसे ही नवाब साहब ने किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। यानी कि उनके जो पीसीस थे, फाके मतलब जिसके पीसीस थे, उनके टुकड़े थे, उनको करीने मतलब ध्यान से उसको लाइन वाइज बिछाते गए, बड़े संभाल के उनको तौलिए पर उनको सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक, पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नहीं, लखनऊ में क्या होता है कि जो खीरा बेचने वाले होते हैं वो जीरा नमक और जो पिसी लाल मिर्च है वो भी खीरे के साथ वो देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च भी की सुर्खी बुरक दी। यानी कि बहुत सारा उन्होंने जीरा नमक डाल दिया और लाल मिर्च भी डाल दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा मतलब कि जो उनकी फीलिंग्स थी, उनके जो फेस के एक्सप्रेशन थे और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनके मुख खीरे के रसवादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी कि जो उनके फेस से पता लग रहा था, क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि क्योंकि रस का जो खीरे का रस था उनके मुंह में ऐसे लग रहा था काटते हुए कि वो उस खाने को ज्यादा इच्छुक हो रहे थे। इसके कुछ प्रश्न पूछते देखते हैं कि जो खीरा काटने से पहले नवाब साहब ने उसकी क्या क्या तैयारी की थी। खीरा काटने से पहले नवाब साहब ने उनको पहले क्या किया था, धोया था, फिर तौलिए से पोंछा था, फिर उन्होंने जेब से चाकू निकालकर उन खीरों को काट कर उनकी झाग निकाली थी। अच्छा, नवाब साहब ने किस बात का दृढ़ निश्चय किया और क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि दृढ़ निश्चय उन्होंने किया, किस चीज का दृढ़ निश्चय किया था। तो नवाब साहब ने लेखक की जो उपस्थिति थी उसमें खीरा खाने का दृढ़ निश्चय किया, क्योंकि लेखक को लग रहा था कि जो नवाब साहब हैं मेरे सामने खीरों को खाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि एक नवाब किस्म का जो व्यक्ति है मध्यम वर्गीय के सामने खीरा कैसे खाए। लेकिन बाद में उसने दृढ़ निश्चय करके उन्होंने खीरा खाने का निश्चय किया और उन्होंने लेखक से पूछा था, तो लेखक ने भी मना कर दिया था।
उसके बाद हम लेखक ने लखनऊ स्टेशन की बात की है कि नवाब साहब का जो मुंह है वो प्लावित क्यों हो रहा था। प्लावित मतलब उनके मुंह से जो पानी सा क्यों निकल रहा था, क्योंकि जो नवाब साहब थे एकांत में यात्रा करते हुए खीरा खाना चाहते थे। लेकिन लखनऊ स्टेशन पर जैसे उन्होंने खीरे खरीदे थे और साथ में जो उनको नमक और मिर्च वगैरह मिली थी, जब खीरों को वो काट रहे थे, उसके ऊपर जब नमक डाल रहे थे, तो उनके जो स्वाद था उनका, जैसे काटते हुए उनके मुंह का जो खीरों की एक बहक होती है, खीरों का जो पानी होता है मुंह से, उनके पानी और स्वादन के रूप में दिखाई पड़ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के सब ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी कि लेखक ये सोच रहा है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नहीं, जब लेखक ने नवाब साहब की ओर देखा तो नवाब साहब उनको फिर एक बार उन्होंने पूछ लिया कि आप खा लो। तो वो बता रहे कि लखनऊ का बालम खीरा है, खीरे की प्रजाति के बारे में बता रहे हैं। नमक मिर्च छिड़क जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह से जरूर आ रहा था। यानी कि जो खीरा था जब कटा था तो उसमें से खीरा, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होता है, तो पनियाती फांके तभी बोला गया है। उसको देखकर लेखक कह रहा है कि मेरे मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, क्योंकि लेखक पहले ही मना कर चुका था। आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा, क्योंकि लेखक पहले ही हम बता रहे हैं कि वो आत्मसम्मान से भरा हुआ था। तो क्योंकि लेखक पहले नवाब साहब ने उनको देखा नहीं था तो उनके आत्मसम्मान को हर्ट हुआ था। तो अब कहते हैं कि आत्मसम्मान निभाना भी ठीक था। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है। किबला शौक फरमाए, यानी कि कहने की आपने पूछा इसके लिए शुक्रिया, लेकिन क्या है कि इसमें मुझे इच्छा नहीं हो रही खाने की, और मैदा भी कमजोर है, यानी कि उनका डाइजेशन जो है वो ठीक नहीं है, आप ही इसे खाइए। तो इसमें से हम कुछ प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे हमने लेखक ने बोला है कि वो असलियत पर उतर आए, तो हम देखेंगे कि कौन असलियत पर उतर आया था और कैसे उतर आया था। लेखक के अनुसार जो नवाब साहब हैं वो अपनी असलियत पर उतर आए थे, क्योंकि लेखक के सामने वे खीरा खाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। क्योंकि पहले उन्होंने तैयारी नहीं कर रहे थे, यानी कि पहले खाने में शर्म कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, रियलिटी उनकी जो थी वो लेखक के सामने खाने के लिए दृढ़ निश्चय कर बैठे थे। तो खीरा खाने में लेखक का जो आत्मसम्मान था वो किस तरह से सामने आ रहा था। तो नवाब साहब ने लेखक के सामने पहले खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन जो लेखक है पहले मना कर चुके थे। लेकिन अब जो खीरे की फांकों को देखकर जब उस पे लेखक नवाब साहब ने नमक वगैरह लगाया, तो उसको देखकर जो लेखक के मुंह में पानी आ गया। लेकिन लेखक कह रहा है कि मैं पहले मना कर चुका था, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए उसने क्या किया, खाने से फिर से मना कर दिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। यानी कि जब खीरे पर नमक वगैरह लग गया था तो कह रहे थे नमक मिर्च के संयोग से उनके जो नमक मिर्च लगा हुआ था उस पे जो फांके थी वो चमक रही थी। खिड़की के बाहर देखकर देख निश्वास लिया, यानी कि उन्होंने सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। यानी कि जब खिड़की से नवाब साहब खिड़की के पास बैठे हुए थे, फांक को छील कर उन्होंने नमक वगैरह लगाया, तो उसको सूंघा उन्होंने, तो सूंघ कर उसका जो पानी था उसको उन्होंने गले में ले लिया। और नवाब साहब ने क्या किया, जो फांक थी उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। यानी कि सारी जो फांके थे उनको वो ऐसे ही करते गए, उन्होंने नाक के पास ले जाकर उसको सूंघते गए और उसका स्वाद लेते गए और उसको वासना से, यानी कि उसका टेस्ट लेते हुए बाहर फेंकते गए। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि जो नवाब साहब थे वो अपनी नवाबी दिखाना चाह रहे थे कि नवाब साहब, जो नवाब लोग होते हैं वो ऐसा ही खाना खाते हैं। तो नवाब साहब ने खीरे खाने का आनंद किस प्रकार से लिया था, तो उन्होंने कैसे लिया था, खीरे को सूंघ कर उसका स्वाद लिया और उसको बाहर, जो खीरे थे उनको बाहर फेंक दिया, ताकि वे लेखक को दिखाना चाह रहे थे कि जो नवाबी जो तजीब है वो क्या होती है, किसी वो सिर्फ सूंघ कर ही उसका स्वाद ले लेते हैं। तो नवाब साहब ने खीरे को नाक के पास ले जाकर अपनी आंखें मूंद क्यों ली थी, क्योंकि
जो नवाब साहब थे अपनी आंखें स्वाद के आनंद में डूबकर उन्होंने उसको आंखें को मूंद लिया था, यानी कि स्वाद ले आंखें बंद करके वो स्वाद को महसूस करना चाह रहे थे। नवाब साहब का जो खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लेने का क्या कारण था? नवाब साहब अपनी नवाबी शान, तहजीब, नफाजत, नजाकत के कारण खाने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे थे। बाहर उनका जो फेंकने का जो मजबूरी के कारण उन्होंने खिड़की के बाहर देखकर निश्वास लिया, क्योंकि उनको मजबूरी थी, वो दिखाना नहीं चाह रहे थे कि मैं सामने कैसे खाऊं उनके लेखक के सामने, तो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने खिड़की से बाहर उनको फेंक दिया खीरों को। नवाब साहब ने खीरों की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। यानी कि वो ऐसा लग रहा था कि वो लेखक को बताना चाह रहे थे कि हमारे खानदानी जो रईस होते हैं वो ऐसे ही खाते हैं। वो अपनी रईसी दिखाना चाह रहे थे कि जो नवाब साहब होते हैं वो केवल सूंघकर ही उसका स्वाद ले लेते हैं। नवाब साहब खीरी की तैयारी इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफाजत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक ने जब ये चीज देखी कि नवाब साहब ऐसे कर रहे हैं, तो वो सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या जो खानदानी जो लोग होते हैं वो क्या ऐसा करते हैं, क्या उनसे उनकी भूख है मिट जाती है? तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गया, क्या इससे उनकी संतुष्टि मिल जाती है? तो हम इसमें से क्या देखते हैं कि लेखक ने इस गद्यांश में किस पर व्यंग किया है? तो लेखक ने नवाबों की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग किया है, क्योंकि वो झूठी शान के चलते अपनी जो नवाबी दिखाते हैं, वो नखरे दिखाते हैं, तो इस पर व्यंग किया गया है। लेखक किस बात पर विचार कर रहा था? क्योंकि लेखक जो है उदर तृप्ति के तरीके पर विचार कर रहा था, क्योंकि जैसे नवाब साहब ने बिहेव किया था, व्यवहार किया था, तो उधर उधर मतलब जो हमारी पेट की तृप्ति होती है, भूख हमारी जो मिटती है, उसके तरीके पर विचार कर रहा है। नवाब साहब डकार लेकर उधर तृप्ति का संकेत देना चाहते हैं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, यानी कि नवाब साहब ऐसा लग रहा था कि डकार उन्होंने ऐसे लिया जैसे उनका पेट भर गया हो। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी कि जल्दी से पचता नहीं है। नवाब साहब ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनको खीज लग रही थी, क्योंकि वो खा नहीं पाए, लेकिन अपनी जो उनको जवाब देने के लिए, लेखक को जवाब देने के लिए कि क्यों नहीं खाया, वो कहते हैं कि ये जो खीरा है वो डाइजेशन अच्छे से नहीं करता है, उसको जल्दी पचता नहीं है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। यानी लेखक फिर व्यंग कर रहा है कि उसके जो ज्ञान चक्षु है, जो उसके जो ज्ञान उसको ज्यादा मिल गया है, यानी उसको जो पहले नॉलेज नहीं थे उसको पता लगी है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो लेखक यहाँ कहना चाह रहा है कि अगर खीरे को बिना खाए, उसको सुगंध करके ही अगर पेट भर जाता है, तो क्या मैं बिना घटना के, बिना कहानी के क्या नई कहानी नहीं बना सकता? वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो लेखक इसमें, ये है नई कहानी के लेखक, इसमें व्यंग क्या करता है? तो लेखक कहना चाह रहा है कि नई कहानी के जो लेखक है भरपूर सोच विचार करके, सोच विचार किए बिना, बिना घटना के ही, बिना पात्रों के जो कहानियां हैं वो रचना करते हैं। इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता, जैसे कि जो नवाब साहब ने किया, बिना खीरे का जो खीरा लेकर उसको सूंघ कर फेंक दिया और उसको पचा, उसको खाया भी नहीं और डकार भी ले लिया, यानी कि बिना पात्रों की कहानी हो गई एक तरह से। लेखक के मन में विचार क्या आया था? लेखक इस डिब्बे में एकांत के चलते आया था, कि वो सोच के आया था कि मैं एकांत में कहानी बनाऊंगा। लेकिन नवाब साहब द्वारा जो खीरे का, बिना खाए खीरे का जो डकार लिया गया, उसको देखकर लेखक के मन में विचार आया कि कहानी लिखने के लिए किसी प्रकार की सोच विचार की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना सोचे भी, केवल सोचने मात्र से ही, केवल इच्छा, यानी आपकी इच्छा हो तो आप नई कहानी लिख सकते हो। उम्मीद है आपको पाठ का सार समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।